हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। एमयूएस म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूजीसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। पिछले साल तो नहीं, मतलब पहले, बहुत पहले आए हुए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 30 जाति की 8 ताल का अक्षर काल क्या है? 22, 12, 10 या 9? अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिकली आपको निकालना पड़ेगा कि तिस्र जाति, क्योंकि आपको पता है तिस्र जाति में 3 मात्राएं होती हैं, चतस्र में 4 होती है, खंड में 5 होती है, संकीर्ण में 9 होती है और मिश्र में 7 होती है। तो यहाँ पे पूछा है तिस्र जाति की 8 ताल का अक्षर काल। ठीक है, तो तिस्र जाति में हम मानते हैं 3 ताल होती है, और आपको पता है कि 7 तालें इंपॉर्टेंट है। ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंपक ताल। ठीक है, तो इसका जो एक बार आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा। इसका आंसर जो है 12 है। सॉरी, मैं 12 आंसर ही माइंड करना भूल गई। इसका आंसर 12 आएगा। अब ये निकला कैसे है? देखो, इसमें तिस्र जाति की पूछा है, और किस में पूछा है आपसे? 8 ताल में। अब देखो 8 ताल का साइन यहाँ पे क्या है? 1100। और आपको पता है ये जो 1 होता है ये चेंज हो जाता है, और जो ये 0 है इसकी जगह पर 2 आ जाता है। ठीक है, ये 0 जहाँ साइन होता है इसकी जगह पे 2 आ जाता है। अब इसको तरीके से ऐसे याद करो, धूम रुज त्रि ए, यानी ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंपक ताल, त्रिपुर ताल, 8 ताल, 1 ताल। अब यहाँ पे हमसे पूछा है 8 ताल के बारे में तिस्र जाति में। अब ये जो 1 है, 1100, 8 ताल का साइन ध्यान से देखो 1100 है। अब इस 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3, क्योंकि तिस्र जाति का पूछा है हमसे। तो 3 + 3 + 2 + 2 + 0 की जगह पे आप 2 रखोगे। 1 की जगह अगर यहाँ पे खंड जाति का पूछता तो यहाँ 5 रखते। तो कैसे है इसका, कैसे निकलेगा? 8 ताल का पूछा है तो 1100 है। तिस्र जाति में पूछा है 3 + 3 + 2 + 2, 6 तो 8, 8 तो 10, यहाँ 10 आंसर आएगा। सॉरी, गलती से 12 लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, उसका आंसर 10 आएगा। 3 + 3 + 2 + 2 इक्वल में क्या है? 10 आएगा। ठीक है, ये गलती से 12 लिख दिया, क्योंकि इसको अगर आप काउंट कर रहे हो 8 ताल का पूछा है मैंने। अगर मैं यहाँ पे 8 ताल की आपसे खंड जाति की पूछती तो खंड जाति में 5 मात्राएं होती हैं, तो हम इस 3 की जगह पे क्या लिखते? 5 + 5 + 2 + 2 + 2, यानी कि 5 × 5 = 10, 2 = 12, 12 × 2 = 14। अगर हम देखें कि उत्तरी संगीत की किस ताल के समान है, 14 मात्रा की कौन सी ताल होती है? झुमरा होती है, उसके समान हो जाएगी। ठीक है, अभी ये 10 मात्रा है, तो 8 ताल की उत्तरी संगीत के कौन सी ताल के समान होगी? ये झप ताल के समान, क्योंकि 10 मात्राएं होती हैं झप ताल में। तो ठीक है, ये 12 गलती से यहाँ पे 10 आएगा। 3 + 3 = 6, 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कौन सा कथन रस सही है? ठीक है, ये 2 कथन दिए हुए हैं, वैसे मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है कि रस के संबंध में अनुभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑफकोर्स किया जाता है, हमें पता है। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, ये सारे जो है रस से रिलेटेड है। और अनुभाव जो है अभिनय को वाचिक, आंगिक व सात्य योग्य बनाते हैं, सात्विक योग्य बनाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। आंगिक का मतलब हो गया नृत्य वगैरह से। ठीक है, आंगिक, वाचिक और सात्विक, तो इसमें जो कथन दोनों ही सही होंगे, ए और आर दोनों ही सही हैं इसमें। ठीक है, रस के संबंध में अनुभाव, विभाव जो है 2 माने गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव, विभाग 2 माने गए हैं। सात्विक भाव जो होते हैं वो अगर हम संचारी भावों की बात करें तो 33 होते हैं। संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं। स्थायी भाव की बात करें तो 8 होते हैं। स्थायी भाव जो है उसको रस से रिलेट किया भरत ने, क्योंकि भरत ने रस भी 8 माने हैं, उन्होंने भक्ति रस को ऐड नहीं किया है, तो 8 रस उन्होंने माने हैं भरत ने। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत ने 8 रसों को किस भाव के साथ जोड़ा है, तो उसका आंसर भी स्थायी भाव आएगा। ये रस का टॉपिक अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही है, तो सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक तारा वाद्य यंत्र जो है वो किस लोक संगीत में प्रयुक्त किया जाता है? चैती में किया जाता है, बाउल में किया जाता है, लावणी में या कजरी में? एक तारा वाद्य यंत्र जो है वो किस लोक संगीत में प्रयुक्त किया जाता है? चैती में करते हैं क्या उसको, बाउल में करते हैं, लावणी में करते हैं, या फिर कजरी में करते हैं? देखो, कजरी से तो रिलेट नहीं है ये, लावणी में भी एक तारा का यूज़ नहीं होता है, चैती और बाउल में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। इन दोनों में कौन सा सही आंसर रहेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाउल। एक तारा वाद्य यंत्र जो है बाउल में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि शोध की प्रक्रिया में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? भूमिका होती है, रूपरेखा होती है, संदर्भ सूची होती है या परिकल्पना होती है? शोध की प्रक्रिया में पहला चरण अगर देखें तो कौन सा होता है? भूमिका, रूपरेखा, संदर्भ सूची या फिर परिकल्पना? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफ कोर्स पहले रूपरेखा होती है, ठीक है, सबसे पहले रूपरेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लावणी नृत्य जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है या राजस्थान का है? लावणी नृत्य जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का या फिर राजस्थान का? लावणी नृत्य का अगर संबंध हम देखें किससे है, ये क्वेश्चन तो इजी है, बहुत पूछा भी जाता है। अगर यहाँ गरबा होता तो हम गुजरात भरते, ठीक है, कजरी होता तो उत्तर प्रदेश भरते, राजस्थान में तो बहुत सारे हैं। तो लावणी जो है मोस्टली महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ललित कला व यांत्रिक कला में अंतर का मुख्य कारण क्या है? उसका उद्देश्य है, उसकी कल्पना है, उसकी विषय वस्तु है या फिर ऑल ऑफ द अबव? ललित कला व यांत्रिक कला में व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ ललित कला एंड यांत्रिक कला? व्हाट इज़ द डिफरेंट एंड व्हाट्स द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट? उद्देश्य, एम, इमेजिन, सब्जेक्ट मैटर, ऑल ऑफ द अबव? उद्देश्य है, कल्पना है, विषय वस्तु है या फिर सभी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शोध परिकल्पना से क्या अभिप्राय है? अनुक्रमणिका, शोधानुसार, दत्त संकलन, तर्क आश्रित अनुमान। अगर आप यूजीसी नेट का लेना चाह रहे हो कोर्स, अभी तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। शोध परिकल्पना से क्या अभिप्राय है? अनुक्रमणिका, शोधानुसार, दत्त संकलन, तर्क आश्रित अनुमान। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, तर्क आश्रित अनुमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नाट्य शास्त्र में विभत्स और भयानक रस के विनियोग हेतु किस स्वर का उल्लेख किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने अगर रस पढ़े हैं और मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव से रिलेट किया भरत ने रसों को। अब यहाँ पे जो विभत्स और भयानक रस की बात हो रही है वो कौन से स्वर से रिलेटेड है? अब वीर रौद्र अद्भुत जो है वो षड्ज, मध्यम और पंचम से रिलेटेड है, ये तीनों सेम है। वीर रौद्र अद्भुत जो आता है, गंधार के लिए क्या है? करुण रस। गंधार और निषाद जो है उनके लिए करुण रस हो गया। अब गंधार और निषाद तो दोनों ही गए, ये तो इसका होगा नहीं आंसर। षड्ज का मैंने आपको बता दिया कि षड्ज, मध्यम और पंचम जो है उसके 3 हैं। कौन कौन से? वीर, रौद्र और अद्भुत। अब बचता है हमारा धैवत। अगर यहाँ ऋषभ होता तो भी सही होता, यहाँ पे धैवत दिया है तो इट्स मीन विभत्स और भयानक जो रस है वो धैवत के हैं और ऋषभ के भी हैं। यहाँ ऋषभ होता तो वो भी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ध्रुवा एवं शम्या क्या है? अगर आपने क्रिया पढ़ी है, निशब्द क्रिया और सशब्द क्रिया, जाति, यति, तो ये इजीली आप बता सकते हो कि ध्रुवा, रेशमा, शम्या क्या है। देखो जाति तो बिल्कुल ही नहीं है ये। यति भी हमें पता है 3 होती हैं मोस्टली, समास, स्त्रोतोगता, गोपुच्छा, मृदंगा, पिपलिका, 5 होती हैं वैसे तो, लेकिन मोस्टली जो काउंट होती है वो 3 होती है, समास, स्त्रोतोगता और गोपुच्छा, ठीक है। और पिपलिका और मृदंगा जो होती है उनको इतना काउंट नहीं किया जाता, मोस्टली 3 मानते हैं। तो ये इसका आंसर जो है ध्रुवा और शम्या जो है सशब्द क्रिया से रिलेटेड है, इसकी भी 4 क्रियाएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पंडित अनोखेलाल मिश्र जो है उनके गुरु कौन माने जाते हैं? सूरज प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, बुंदू मिश्रा या पंडित भैरव प्रसाद मिश्र? पंडित अनोखेलाल, हु इज द प्रिसेप्टर्स ऑफ पंडित अनोखेलाल मिश्रा?
पंडित अनोखे लाल मिश्र के गुरु कौन है? ये तो पंडित अनोखे लाल मोस्टली तबला वादक है। कौन है इनके गुरु? बुंदू मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्र, सूरज प्रसाद मिश्र या पंडित भैरव प्रसाद मिश्र? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भैरव प्रसाद मिश्र जो है वो पंडित अनोखे लाल मिश्र के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन सी शोध की विशेषता नहीं है? व्यवस्थित और तार्किक, शुद्ध और नए ज्ञान का संग्रह, भावावेश और धारणा या फिर सावधानी पूर्व अभिलेखित करना? विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? देखो, शुद्ध और नए ज्ञान का संग्रह तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें हम नए ज्ञान का यूज़ करते हैं। शोध जब करते हैं नया ज्ञान भी फाउंड आउट करते हैं और पुरानी चीज़ों के आधार पर भी हम कुछ करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित और तार्किक ऑब्वियसली, क्योंकि लॉजिकली हम इसमें देखते हैं और लॉजिकली देखते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से उसको करते हैं। क्योंकि मान लो अगर किसी पर्सन ने पहले शोध किया हुआ है तो हम उस चीज़ को व्यवस्थित रूप में रखेंगे, उससे नई चीज़ हम क्या फाइंड आउट करेंगे उसको लॉजिकली देखेंगे। सावधानी पूर्वक अभिलेखित करना, ऑफ कोर्स अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो सावधानी तो रखोगे। भावावेश और धारणा, इसमें इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कि भावावेश, भाव आवेश, ये भाव का इमोशंस, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि झूमर जो है वो किस प्रांत से है? बंगाल, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? झूमर इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बंगाल, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु? झूमर का संबंध जो है वो किस प्रांत से माना गया है? सो हियर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बंगाल जो है झूमर का संबंध जो अगर देखें तो बंगाल से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शोध कार्य का सही क्रम क्या है? विषय चयन, शोध लेखन, सामग्री लेखन, रूपरेखा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपको, इनको क्रोनोलॉजी करनी, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है। 3 4 1 2 आएगा, 1 4 3 2 आएगा, 3 1 4 2 आएगा या फिर 1 2 3 4 आएगा। कि सबसे पहले शोध करने से, स्टार्टिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? विषय चयन करते हैं, शोध लेखन करते हैं, सामग्री लेखन करते हैं, रूपरेखा करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले शोध कार्य करने से पहले क्या किया जाता है? देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे ना कि किस पे आपको शोध करना। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, 3 से जो शुरू होते हैं दोनों गलत हो गए। बच्चे आपके पास ऑप्शन बी और डी। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, फिर उन्होंने लिखा है कि विषय चयन, शोध लेखन। शोध लेखन आप डायरेक्ट थोड़ी ना करने लग जाओगे, विषय चयन के बाद आप एक रूपरेखा बनाओगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि विषय चयन करने के बाद आप एक रूपरेखा बनाओगे, फिर रूपरेखा बनाने के बाद आप सामग्री लिखोगे, सामग्री को इकट्ठा करोगे, देन सामग्री जब इकट्ठी हो जाएगी देन फाइनली आपका शोध लेखन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर तक उत्पन्न करता हो तथा राग भाव की अनुरूपता से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? मूर्छना, ढालू, कंपित या फिर गुंफित? गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर तक उत्पन्न करता हो तथा राग भाव की अनुरूपता से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? मूर्छना, ढालू, कंपित या फिर गुंफित? मूर्छना, ढालू, कंपित या गुंफित? गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर तक उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ढालू विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ढालू होगा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन है, झप ताल के एक आवर्तन में तिगुन में बढ़त करने से कितनी मात्राएं होगी?
ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन है कि झप ताल के एक आवर्तन में तिगुन में बढ़त करने से कितनी मात्राएं होंगी। अब यहाँ पे सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे निकलेगा। ऑप्शन आपके 4 से 1/3, ऑप्शन बी इज़ हियर 2 से 3/4, ऑप्शन सी इज़ हियर 5 से 1/2, ऑप्शन डी इज़ हियर 3 से 1/3। देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब आपसे पूछा झप ताल के एक आवर्तन में, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एक आवर्तन की बात करी है। तो झप ताल का अगर एक आवर्तन आप ले रहे हो, इट्स मीन बीट कितनी होगी, 10 ही होगी, क्योंकि एक आवर्तन में तो 10 ही बीट आएंगी। और यहाँ पे पूछा कि तिगुन में अगर बढ़त करें तो अब आपको करना कुछ नहीं है। झप ताल में क्या दिया है, 10 मात्रा दी है, और तिगुन में क्या होता है, 3 होती है। तिगुन यानी 3 की बात कर रहा है। अब झप ताल में 10 है तो 3 को 10 से भाग कर दो, 3 तिया 9 आया। ठीक है, 10 को 3 से भाग कर दो, 10 को 3 से भाग दे दो, 3 3 जा 9 आ गया। हमारा जो शेष बचा है, जो हमारे पास, वो क्या बचा है, 1, क्योंकि 10 में से 9 गए, 1 बचता है। तो साइड में जो हमारा आंसर आया था 3 सही, 1/3 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी हियर राइट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कैसे निकला झपताल, अभी मैं आपकी इसकी एक फ़ोटो दिखाऊंगी, जो मैंने सारा सॉर्ट आउट किया हुआ है, कैसे किया है वो आपको बताऊंगी। देखो झपताल के एक आवर्तन में, झपताल में 10 बीट हुई, 3 की पूछी है, बढ़त करने पर 3 का पूछा है, 3 सही, 1/3 का आ गया इसका आंसर। क्यों आया, क्योंकि झपताल में 10 मात्रा होती है, हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 से इसको भाग दे दिया, 3 तिया 9 आ गया, बचा 1। हमारे पास जो स्किप हुआ है, 1 बचा है, दैट इज़ 1 ओनली। तो 1 जो है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा, और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 सही, 1/3। अब देखो ये कैसे निकाला है मैंने, एक बार आप इसमें निगाह मान लो। देखो कैसे, झपताल में 10 बीट होती हैं, डिवाइड किया, 3 10, ऐसे लिखना है आपको जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 9 लिखा है, 10 के नीचे 9, यानी कि 3 से जा रहा है, ऊपर 3 आ गया, फिर 3 जो आया था हमारा, 3 सही, 1/3, इसको सीधा सीधा हमने रख दिया। अब यहाँ पर 12 मात्रा की अगर कोई आपसे ताल पूछता, जैसे मैंने आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन ही पूछ लिया कि एक ताल की एक आवर्तन में चौगुन करने पर कितनी मात्राओं की प्राप्ति होगी, ये आप आंसर मुझे बताओगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वो निकाल सकते हो। एक ताल की चौगुन में एक आवर्तन में निकालना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर टू दिस चैनल।